नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 2 और यहाँ हम डिस्कस करेंगे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे। 1858 से 1905 का जो पीरियड था उसे आप स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत के रूप में बोल सकते हैं। वह एक ऐसा काल था जब भारत और भारत के लोग राजनीतिक रूप से संगठित हो रहे थे। वे एसोसिएशंस का गठन कर रहे थे, नई राजनीतिक पार्टी बना रहे थे। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक रूप से भारतीयों का विकास हो रहा था, राजनीतिक रूप से भारतीय जागरूक हो रहे थे। और 1858 से 1905 का जो काल है उसे उदारवादी चरण के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और उदारवादी नेताओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बोलबाला था। ये सारे चीज़ें हम आगे देखेंगे। उसके पहले इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला रीज़न जो आता है वह है भारतीय हितों एवं औपनिवेशिक हितों में टकराव या फिर विरोधाभास। कि भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े होने का जो मेन कारण है उसका रीज़न उपनिवेशी शासन है। भारतीयों का यह मानना था कि देश के विभिन्न वर्ग, चाहे वे किसान हो, शिल्पकार हो, मजदूर हो, दस्तकार हो, शिक्षित वर्ग हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो या कोई भी हो, व्यापारी हो, ठीक है, सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ चुके थे। और देशवासियों की इसी सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। और भारतीय ये अच्छे से जान चुके थे कि देश में जब तक उपनिवेशी शासन रहेगा उनके हितों पर प्रहार होता रहेगा और वे पिछड़े रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न की बात करें हम तो देश का एकीकरण, चाहे राजनीतिक रूप से हो, प्रशासनिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से। भारत में ब्रिटिश शासन जो था उसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। उस समय कुछ भारतीय राज्य ऐसे थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे, जबकि कुछ राज्य इनडायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन थे। एकीकरण की बात करें हम तो उस समय पर अंग्रेजों ने जो विकास किया था, चाहे वो रेल लाइन बिछाने का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे आधुनिक डाक व्यवस्था का हो, बिजली के तारों का हो, ये सारे डेवलपमेंट अंग्रेजों द्वारा किए गए थे। और इन सभी माध्यमों ने देश के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और वे सारे माध्यम, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे डाक तारों की बात करें, ये सभी माध्यम भारतीयों में बहुत मददगार साबित हुए थे। रेलवे के द्वारा उत्तर में बैठा एक भारतीय दक्षिण में बैठे हुए एक व्यक्ति से भाषा में विरोध होने के बावजूद राजनैतिक रूप से संगठित हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा योगदान था देश के एकीकरण में। नेक्स्ट रीज़न की हम बात करें तो पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी दार्शनिकों का प्रभाव। देश में अंग्रेजी को अंग्रेजों ने अनिवार्य बनाया। अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी स्कूल खुलें, कॉलेज खुलें, बहुत सी यूनिवर्सिटियां खुलीं। और जब देश में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाया गया तो इंग्लिश लेखकों की बुक्स भारत में अवेलेबल हुई और यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में उन विदेशी दार्शनिकों का या विदेशी चिंतकों का बहुत प्रभाव पड़ा। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, इन सारी क्रांतियों पर लिखी गई किताबें, पेपर्स, जर्नल्स, इन सभी ने भारतीयों को यह एहसास कराया कि वे कितने पिछड़े हैं, उनका कितना शोषण हो रहा है और उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है।
ठीक है, नेक्स्ट रीजन की बात करें अगर हम, तो प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। भारतीय प्रेसों पर समय समय पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेस एवं समाचार पत्रों की संख्या बढ़ती ही गई। भारतीय प्रेस उस समय क्या करते थे कि जो उपनिवेशी नीतियां थी उनकी आलोचना किया करते थे। इसके साथ साथ देशवासियों में एकता स्थापित करने का काम भी किया करते थे, और ये अपने पेपर्स के माध्यम से आह्वान किया करते थे कि देशवासियों को संगठित होने की ज़रूरत है अंग्रेजी शासन के खिलाफ। वे देश के लोगों तक अंग्रेजी शासन की जो नीतियां होती थीं उनको पहुंचाया करते थे, और उनका परिणाम बताया करते थे कि वे लोगों की भलाई के लिए नहीं है, वे सिर्फ शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट रीजन की बात करें हम, तो सुधार आंदोलनों का प्रभाव। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, और इन आंदोलनों ने सामाजिक एवं धार्मिक नवजागरण का प्रयोग करते हुए सारे देश को प्रभावित किया था। उस समय समाज सुधार के बहुत सारे प्रस्तावों को ब्रिटिश शासन नकार दिया करता था, जिससे लोगों में शासन के विरुद्ध क्रोध पनपा। उन्हें लगा कि जब तक ये लोग रहेंगे, इनमें या फिर इनके जो सुधार आंदोलन है वे पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीजन की बात करें हम, तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय। अंग्रेजों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से शहरों में एक नए वर्ग या नई श्रेणी का जन्म हुआ था, जिसे कहते हैं मध्यवर्गीय नागरिक या मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी। इस श्रेणी में एक ऐसे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश सीखी थी, जो अंग्रेजी बोलना जानते थे, जो अंग्रेजी पढ़े थे, और जिन्हें रोजगार की तलाश थी। और ऐसे युवा अंग्रेजी सीखने के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा और रोजगार दोनों को प्राप्त किए थे। तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों में ऐसा वर्ग था, और जब श्रेणी ने अपनी शिक्षा के द्वारा समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया था, वे अंग्रेजों के प्रशासन के समीप थे, निकट थे, और इसी मध्यवर्ग ने सारे देश में एक नई शक्ति का संचार किया था, और अपने साथ साथ उन्होंने बाकी लोगों को भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसमें जोड़ा था, लोगों को जोड़ा था। नेक्स्ट रीजन की बात करें हम, तो विदेशी शासकों की प्रतिक्रियावादी नीतियां। प्रतिक्रियावादी नीतियों से मतलब है कि उस समय के जो अंग्रेज जनरल थे या वायसराय थे, उन्होंने ऐसे कानून बनाए थे जो भारतीयों के हितों में नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लॉर्ड लिटन ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसके अलावा जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रेस में प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, शस्त्र अधिनियम बनाया गया, ऐसे बहुत सारे कानून थे। एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, इसलिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे जो भारतीयों के खिलाफ थे, और ऐसी नीतियों के विरुद्ध उस समय का जो वर्ग था, चाहे वह युवा वर्ग हो, चाहे वह किसान हो, जमींदार हो, सब एक साथ हो गए थे। नेक्स्ट रीजन की बात करें हम, तो साहित्य की भूमिका। 19वीं एवं 20वीं सदी में बहुत सारे साहित्य की रचना हुई। उस समय बहुत से ऐसे लेखक थे जैसे हरिश्चंद्र, बांग्ला में हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, असमिया करें तो लक्ष्मीदास, ऐसे बहुत से लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से युवाओं को जागृत किया, युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की, उन्हें समझाया कि अंग्रेज़ों की जो नीति है वे भारतीयों के हित में नहीं है। और इन सारे लेखकों ने अपने राष्ट्रवादी रचनाओं के माध्यम से उस समय युवाओं में
राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का काम किया। तो ये कुछ रीज़न थे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एवं उदारवादी नेताओं का चरण, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, कांग्रेस के गठन के पूर्व कौन कौन से एसोसिएशन बने, क्या कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व थी या नहीं, और उस समय जो उदारवादी नेता थे उन्होंने कैसे भारतीयों को राजनैतिक रूप से संगठित करने का काम किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।